शैडो कैबिनेट में आप सभी का स्वागत। ये ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का बैनर तले हम शैडो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं और पिछली 26 मार्च से लेकर के 1 जून तक ये एक सीरीज हमने चलाई है जो करीब 10-15 मिनट आपके बीच में रहेंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत है उसका लिंक भी दिया जा रहा है, इसलिए आप उसको शेयर कर देंगे तो आपके पास में हमारे 15-20 मिनट का जो भी वीडियो है। हमारा ध्येय कोई प्रचार या किसी प्रकार का विरोध करने का नहीं है, लेकिन वोट देने वाले आदमी को राजनीति का एक पता होना चाहिए कि आखिर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए। और हम छाया के रूप में, शैडो का मतलब छाया मंत्रिमंडल के रूप में पिछले 10 साल से सरकारों का काम कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी 5 साल, तो पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने जो बिल बनाए उनका हम वर्णन करते हैं और उनके अंदर विपक्ष ने जो बातें कही उसको हमने सुन के डायरी में जो नोट किया वो आपके बीच तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा बिल है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, जिसको लोकसभा और राज्यसभा ने दिसंबर और अगस्त के अंदर पास कर दिया और ये हो गया। वन्य जीव के संरक्षण के लिए बिल बनाया गया। 20 साल बाद में ये बिल बना और उसमें अमेंडमेंट किया। बिल तो पहले बन गया था। इस बिल के अंदर जो पक्ष ने जो बात रखी वो ये कहा कि COP15 के पहले COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर जो है ये समझौते होते हैं। हमारा CBD में जो समझौता हुआ है, UNFCCC में समझौता हुआ है और डेजर्ट्स के लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए समझौते हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के दबाव में ये बिल बनाया गया सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार है, आपदा में उसे ढूंढ ही लेती है, ऐसा विपक्ष ने कहा। इस बिल में इन्होंने कहा कि भाई हम जो है पशु पक्षियों की जो प्रजातियां खत्म हो रही है उनके लिए काम करेंगे, जो तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए करेंगे। इस तरह का प्रावधान इन्होंने किया। तब जयराम रमेश स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने जो संसद में बोला वो मैंने नोट किया और आपके बीच में और यूट्यूब चैनल पे भी काफी जगह पड़ा है, आप संसद की देखेंगे तो उसके अंदर जयराम जी ने ये कहा कि भाई इंदिरा गांधी के टाइम में ये राज्यों का विषय था, तो इंदिरा गांधी ने राज्यों को कहा कि भाई आप लोग कहें तो हम इसके अंदर किसी प्रकार का संशोधन करें, क्योंकि आपका वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना आपका काम है। तो 11 राज्यों ने कहा कि नहीं आप बिल बनाइए, तो जनरल बिल हो उसके हिसाब से तो बिल बना। उस बिल को अब मोदी सरकार ने बदला। तो उस टाइम जो भी लोगों के, स्टेक होल्डर्स के या स्टैंडिंग कमेटी के थे, उसमें से 60% जो सुझाव आए थे उसको समाहित करके वो बिल बनाया गया। यानी वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए, पेड़ जो है उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई हम किस तरीके से ये अभयारण्य वगैरह हैं वो करेंगे, वो उस बिल में था। अब इन्होंने जो काम किया उसके अंदर कहा कि हमने जो आपको दिया उसमें से आपने 50% ही नहीं माना। और मोटा मोटा ये है कि सेक्शन 27 के अंदर एक क्लोज डाला इन्होंने और वो क्लोज ये कहता है कि किसी भी पर्पज के लिए किसी भी वन्य प्राणी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा भाई किसी का पर्पज तो लिखो। आप हाथी के लिए कर रहे हो, हाथी को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो क्या पर्पज है यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करने का। जब संसद की बहस चली और बहस के अंदर ये बात उभर करके आई कि अडानी जी को जहां खनिज है वहां हाथी है, वो हाथी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो अडानी जी के वहां जो खाने खोदनी है वहां के हाथियों को ट्रांसफर करने का, अंबानी का जो जामनगर का एरिया है वहां इन्होंने जमीन ले रखी, अंबानी जी ने वहां जू बना करके और उनको लोन दे दिया कि भाई आप लोग आएंगे तो उनको हाथी दिखाना। और इस तरह से यानी अडानी के खान खोदने की सुविधा और अंबानी जी के लिए जामनगर में एक ट्रस्ट बना करके और यहां पे इन्होंने बेच दिया। अब आप ये देखो कितना बड़ा गोरखधंधा हुआ कि भाई किसी भी वन्य प्राणी को ट्रांसपोर्ट करने का कोई कारण नहीं बनता। क्यों कारण है वो, लेकिन लोगों ने कहा देखो हाथी ऐसे आदमियों को मार देता है, रेल की पटरी के बीच में आ जाता है, हाथी 60% दुनिया के अपने यहाँ पे है, इसलिए इन हाथियों को शिफ्ट किया जाए। अब शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का क्या मतलब है, फिर क्यों किया जाए। या तो वहीं कहीं जो जिस वातावरण में जो जीव पड़ता है उसको एक दूसरी जगह शिफ्ट करना कोई मायना नहीं रखता। लेकिन कोयले के खदान वगैरह जहाँ इधर थे झारखंड वगैरह, उनको
तो वहां ये तंग हो रहे थे, तो उड़ीसा की बेल्ट और वहां से ये हाथियों को ट्रांसपोर्ट करके और अंबानी जी को ला करके दिया। अडानी जी को खान खुदवानी और अंबानी जी को हाथी का ला करके जू में छोड़ दिया। अब वहां पे आप देखो, कभी जामनगर जाना हो आपको तो उस हिसाब से तो ये विपक्ष ने बात रखी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाथी जो है मतलब केरल में भी हैं, तो वहाँ एक मेला बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो एन.के. प्रेमचंद्रन था, उन्होंने भी कहा कि भाई आप ये शिफ्टिंग जो है इको सिस्टम के तहत हाथी जितने समुद्र तट और यहाँ रह सकते हैं वहाँ गुजरात में ले जाके क्यों छोड़ रहे हो आप इनको, लेकिन इनको यहाँ से खाली करना था, ऐसा विपक्ष का ब्लेम था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम तो इस एनवायरमेंट के लिए, एयर फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारा COP15 का हम जा रहे हैं तो वहां भी हम ये कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने ये बिल बनाया, द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 22। अब आम लोगों को इन बातों को पता होना बहुत जरूरी है कि कोई भी सरकार काम करती है तो उसके पीछे किसका भला है। हाथी कहाँ का जंगल में घूम रहा था, जहां अडानी जी को खोदना, उसको ट्रांसफर करके कहां ले जाना, अंबानी जी को दे देना। अभी ये सगाई हुई थी तो उसमें ये हाथियों के बगीचे के अंदर ये जो बना हुआ है वहां, जो भी जामनगर के पास, वहां इसने जो भी बुआर के लोग आए उनको इसने, ये लड़का जो है अंबानी का, उसने घुमाया भी था। हम लोग उस प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं कि एक भी लाइन हम संसद के बाहर हम नहीं बोलते। संसद का व्यक्ति जो लाइन बोलता है उसको हम नोट करते हैं और गूगल पे पड़ा है, क्लिप है, हम जो कोई भी बात कोई बदलाव करें तो उसके हिसाब से। लेकिन विपक्ष का जो ब्लेम था वो काफी हद तक सही है कि भाई आप इनको शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे आप बाहर से कहीं से वो चीता लेके आए, वो मर गए, यहाँ करीब करीब 99% वो एकाध शायद है तो है, बाकी मर गए। जीव जहां है उसको वहीं रहने दो, वहीं मर चले। किसी व्यापारी का व्यापार चले इसलिए एक जीव को वहां से ले जा करके आजा। फिर ये आया था बात कि भाई तस्करी हो रही है हाथी दांत की, तो हाथी क्यों चुना आपने, हाथी को क्यों ले जा रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम ये जो तस्करी हो रही है इनका ये जो जीव है, क्योंकि मछलियों के मामले में भी है, मछली कुछ चमकीली मछलियां हैं, उसके अंदर इन्होंने ऑफशोर के मामले में समुद्र तट को ऑफशोर कहते हैं, तो ऑफशोर को खोदने के लिए खनिज बाहर भी निकल रहा है, समुद्र के अंदर भी निकल रहा है, वहां पे जो मछलियां थी उनको इकट्ठी करके इसकी तस्करी होती है मछलियों की, और बड़ी चमकीली मछलियां होती है जो रात को भी शाइनिंग मारती है, और उन मछलियों को तस्करी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत इजी वे में चल रहे हैं। यहाँ हम जंगल में मामूली चीजों के लिए तड़प रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जिस तरीके के अंदर जो रिसोर्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ के रिसोर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्स हैं, किस तरीके से कैसे इसका होता है, इस बातों के अंदर आम आदमी को ध्यान होना जरूरी चाहिए। आपसी मतभेद से वोट देना, इस सरकार की पॉलिसी हमेशा कॉर्पोरेट ओरिएंटेड रही है, अपने चेलों को पालने की तरफ रही है, उनका हमेशा ये नियति रही है। और संसद के अंदर ज्यादातर इन्होंने डिस्टर्बेंस करवा करके वो बातें नहीं आई, हमारे जैसे लोगों ने टाइम टू टाइम सुना और आपके बीच में ला रहे हैं। अब मैं जा रहा हूं दूसरे बिल की तरह। एक बिल इन्होंने इस बात के लिए बनाया कि ये ईडी वगैरह जो दुकानदारी लगा रखी है ना इन्होंने, तो इसके अंदर चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट, इनके तीन जो है ऑटोनोमस बॉडी थी। चार्टर अकाउंटेंट जो है सरकार के अंदर नहीं, वो अपनी परीक्षाएं कराते थे, टेस्ट लेते थे, उनके ट्रेनिंग करवाते थे, एक बहुत बड़ा इनका सेटअप खड़ा रखा। ऐसा कॉस्ट एंड वर्क्स में अकाउंटेंट का भी कर रखा, कंपनी सेक्रेटरीट के मामले में भी कर सका। लेकिन सरकार को उनकी चोटी पकड़, जितनी भी इंस्टीट्यूट है उन सारे इंस्टीट्यूट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो एक अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अपनी बॉडी की एंट्री की, और जितनी भी इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस थी, चाहे यूनिवर्सिटी थी या कुछ भी थी, जैसे बार काउंसिल को भी उठा लो आप, ये मेडिकल काउंसिल को उठा लो, तो चार्टर अकाउंटेंट का जो सेटअप था वो अपने आप में अलग सेटअप था। जो सरकार की किसी बॉडी में उनके आपसी चुनाव होते थे, वो परीक्षाएं लेते थे और चार्टर अकाउंटेंट बना देते थे, और करीब 3-3.5 लाख चार्टर अकाउंटेंट इन्होंने निकाले हैं, बाकी जो है स्टूडेंट है। इसी तरह से कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट भी है और एक कंपनी सेक्रेटरी भी है। अब चूंकि इनको पीएमएलए जो एक्ट है, ये ईडी वाला जो एक्ट है, इसके अंदर इनके चेले चाहिए थे, तो इन्होंने 3 तरह की
बॉडी बनाई, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सीए, सीएस और सीडब्ल्यू की एक बॉडी बनाई, डिसिप्लिनरी बॉडी। यानी ये इनका डिसिप्लिन में कहीं गड़बड़ होगी तो सरकार उसमें उस ऑटोनोमस बॉडी में अपना टांग अड़ाएगी। तो 5 आदमियों में से 3 आदमी, उनके 2 आदमी हैं जो इनके सरकार के घुसेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, तो सरकार के और सीए वगैरह इनके और सीएस और सीडब्ल्यू इनके बीच में कोऑर्डिनेट करेगी। एक नॉन स्टैंडिंग कमेटी बनाई, तो 3 कमेटियां बना करके इन्होंने इनकी चोटी पूरी चार्टर अकाउंटेंट की अपने हाथ में ले ली कि जिस कंपनी का हम कहें उसी तरह से आप जो ऑडिट करोगे। और आप लोगों को पता होगा कि पिछली गवर्नमेंट सिर्फ सीएजी की ऑडिट से ही चली गई थी। बिल्कुल झूठ बात करके उस आदमी ने सीएजी की ऑडिट, जो गवर्नमेंट मशीनरी का हिस्सा है, तो ऑडिट पैरा तो बन जाते हैं कि तो सिर्फ एक ऑडिट पैरा कोयले का ये था कि यदि ये ओपन मार्केट में खुली बोली में होता तो 1.40 लाख करोड़ का नफा हो जाता सरकार को, यदि होता तो। क्योंकि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में भी वही प्रोसीजर था, मनमोहन सिंह ने वही प्रोसीजर रखा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। उसको इन्होंने ब्लेम मान करके पूरा का पूरा ढांचा सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद के अंदर लगा दिया स्टे कि जो भी आपने इनको फर्स्ट कम फर्स्ट, उनको सारी खानों को रोक दो। अब खाने रोक दी। अब इनका कोयला कम पड़ा तो उन्होंने उसी लाइन ऑफ एक्शन पे ऐसा ही कराया, लेकिन उसके अंदर क्या किया, कानून बदल के किया। ये जो कुछ भी कर रही है ये सरकार, उन कानूनों को, उसको लाइनें जो इनके विरुद्ध में हैं या इनके कॉरपोरेट के साथियों के विरुद्ध में, उनको काट के कर रही है। मैं करीब 240 बिल के अंदर करूंगा, करीब 51 बिल मैंने किए हैं। मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे आप जा करके और एक बिल का दे दीजिए, और विद प्रूफ बुल है, आपको डेटा मिलेंगे। आप संसद टीवी देखते नहीं इसलिए आपके इतना वो है नहीं, आप जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी कि भाई सीए को कब्जे करना ताकि हम ऑडिट जो चाहें वो को। इनके ऑडिट पैरा बने, संसद में रखे नहीं और ऑडिट से कुछ नहीं करने दिया, और हुआ ही नहीं, ये लोग कुछ कर नहीं पाए। क्यों, विपक्ष का तो वो बंटा बंटा सा है ना। ऑडिट पैरा के कारण से कांग्रेस की सरकार चली गई। इनके ऑडिट पैरा ये था कि मोदी सरकार का हमें हिसाब नहीं मिला। ये ऑडिट पैरा है, ये लिखित के डॉक्यूमेंट है, मैं मर्जी से नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब कौन सुने, राम मंदिर, भक्ति, ये वो, उसमें लगी पड़ी दुनिया। बेरोजगार युवक सिर्फ ये अपनी कर गए। पढ़ी लिखी जमात को भी यदि ये बातें पता नहीं पा रहे हैं तो मुझे बड़ा यूं दुख होता है कि ये किधर बढ़ रहा है, ये पूरा देश किस दिशा में जा रहा है। बड़े दुख की बात है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे ऊपर बहुत मुश्किल से यहाँ पे नेटवर्क आता, छत पे लटक के और ये आप तक बात पहुंचा रहा हूं। अब कंपनी सेक्रेटरी को भी इन्होंने कब्जे कर लिया उसी डिसिप्लिनरी बॉडी में। अब डिसिप्लिनरी में क्या है, आप कोई भी ले आओ, आपने इसका कंपनी सेक्रेटरी ने ये काम नहीं किया इसलिए इसके डिसिप्लिन लगा दो। यानी इनकी सबकी चोटी पकड़ ली कंपनियों के, जो कुछ भी चेकिंग करने वाली जो एजेंसी थी उसको, अब उनको कर ली। तो अब जो पीएमएलए के तहत, अब जैसे कांग्रेस का खाता रुका तो इनको सीए के मार्फत इनकी टांग अड़ गई। इन्होंने इनको कब्जे कर रखा, वो सीए की ऑडिट है उसके अंदर करके और अकाउंट का जो है वो डाल दिया। अब किसी को जेल में डालो, किसी को कुछ करो, इन्होंने कानून बदल करके अपने लेवल पे कर लिया। तो आज का सेशन लगभग यही करेंगे। कल जो बिल है बहुत ही अहम बिल है, वो बाबा रामदेव को कैसे पनपाया, बायोडाइवर्सिटी में किस तरीके से इसने बदलाव किए, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी और जड़ी बूटियों की लूट के लिए कौन से कानून बदले, किन कानूनों में क्या क्या फेरबदल किया। आप इन चीजों को जानोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से लूट मचाई है। ये किसानों के 3 बिलों को अपन गा रहे हैं कि किसानों के ये पता नहीं झंडा पकड़ लिया हमने, इतना सही है। नो डाउट ये बहुत ही क्रूशियल बिल थे, लेकिन किसानों की बायोडाइवर्सिटी नहीं है। कल हम पता करेंगे इनके बारे में, आपके बीच आऊंगा। 2-3 बिल और सेंट्रल विजिलेंस का है, एक नैरोसीड ड्रग का है, एक दिल्ली स्पेशल पुलिस का है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज कंडीशन, इनके अंदर भी टांग अड़ा ली इन्होंने हाई कोर्ट को कब्जे करने के लिए। इनमें इनका आज तक के 10 साल के अंदर मैंने सारे बिल सुने, 2 बिल के अंदर इनकी बड़ी प्रॉब्लम आई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी वो एक बिल में आई। एनजीएसए का जो बिल था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक बिल इन्होंने बनाया। उसमें यह कहा कि भाई जजों का अपॉइंटमेंट हम करेंगे। उधर कॉलेजियम का सिस्टम था। कॉलेजियम का मायना यह है कि चीफ जस्टिस और कुछ बैठते हैं और वो जजों को
देखते हैं वो अपने मर्जी से अपने हिसाब से कैसे चुनते हैं। नो डाउट उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, वो भाई भतीजावाद और इस तरह की बातें थी, लेकिन सरकार के हाथ में चला गया तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही खत्म हो गया कि आज कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में यह दे दिया तो फैसला देने का सवाल ही नहीं होता। तो जब सरकार के इनके बीच में ठंडने के बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस 9 जजों की बैठी और उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। संसद ने जो पास किया एनजीएससी का बिल, उस बिल के अंदर इनको फेंक दिया। अभी तक आप इस बात के ऊपर नहीं जा पाए कि लोकपाल का क्या हुआ। मैंने कई लोगों से सवाल पूछा और आप कई भी साथी सुन रहे होंगे और आप शेयर भी करना। लोकपाल का इन्होंने इस तरह से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जाते जाते 2013 में लोकपाल का बिल बनाया, लोकपाल की नियुक्ति का सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाने के अंदर यह लिखा हुआ था कि लोकपाल की नियुक्ति विपक्षी नेता को भी उसमें डाला गया था। अब इन्होंने ये चाल चली कि विपक्षी नेता, क्योंकि 10% इनके कांग्रेस के थे नहीं, विपक्षी नेता है ही नहीं, तो ये बिल लाए साहब इसमें कि साहब विपक्षी नेता नहीं है तो क्या करें। तो कहा कि इसमें अमेंडमेंट करो। 5 सेशन तो अमेंडमेंट में ही चले गए। अमेंडमेंट क्या करना था कि विपक्षी दल जो लिखा हुआ है, विपक्षी दल का नेता लिखा हुआ, उसको लाइन को काटना था और सबसे बड़ा विपक्षी की जगह सबसे बड़ा दल का नेता लिखना था। अब उसमें सबसे बड़े दल का कोई नेता वैसे होता भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन्होंने वो बिल डाल दिया। करते करते इन्होंने 5 साल वो निकाले, 2 साल इनमें निकाले, 7 साल बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि साहब वो मनमोहन सिंह वाला बिल है, वो लोकपाल वाला, वो कोई काम ही नहीं ले पा रहा है, क्या करें, उसका भी कोई होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ। तब जाकर के एक दक्षिण भारत का एक लोकपाल नियुक्त किया सिर्फ। अब इन स्थितियों में आप समझो कि कानून किस तरह से इस दुनिया को बांधता, और यहां हम बैठे बैठे यूं ही बातें करते हैं, वो जाट है, वो राजपूत है, उसके वोट इधर पड़ेंगे। कुछ नहीं है। संसद की एक एक शब्द और एक एक लाइन, मैंने 10 साल में मुझे सांसद नहीं बनाया, मैंने कहा क्या काम करना चाहिए अपने को इस बात में। घूम फिर के बाद में राजनीति का जब मैंने पर्पस देखा तो लगा कि ये तो सिर्फ गोरख धंधा दुकानदारियां हैं, चंदा होगा और करो, तालियां पीटो और वो करो, इससे कोई समाज का भला नहीं हो सकता। तो कौन है जो वनरेबल ग्रुप है जिसके लिए ये काम करते हैं। तब स्टडी शुरू की, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में हमने ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में हमने ये सोचा कि इनकी एक एक चीज के ऊपर हम छाया के रूप में काम करें, शैडो कैबिनेट के रूप में। दुनिया के 50 देश काम करते हैं, हम भी करें। मैं उसका अपने आप में लीडर बन करके, मैं संयोजक बन के मेरा काम शुरू कर दिया। काफी लोग जुड़े, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग भी मेरे साथ जुड़े और हर संडे को हमारी कैबिनेट बैठ जाती थी। अब चूंकि चुनाव का टाइम है, चुनाव में इन्होंने 5 साल में क्या किया, मैं यदि ये बात आपके सामने 1 by 1 लाऊं, कभी 2 बिल ला रहा हूं, कभी 4 ला रहा हूं, कभी 5 ला रहा हूं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर भी पड़ा है, वहां से जरूर सुनिएगा। और बहुत संक्षेप, विपक्ष ने क्या कहा, पक्ष ने क्या कहा, मर्जी आपकी है कि विपक्ष ने सही कहा या पक्ष ने सही कहा। आप देखिए कि ये बिल कॉर्पोरेट के हित के लिए, हाथी अडानी को खोदने नहीं दे रहे थे तो अमेंडमेंट करके ट्रांसपोर्ट करने का एक क्लोज जोड़ करके अंबानी के वहां बगीचे में छोड़ दिया। किसका भला हुआ, हाथियों का हुआ, आदमी का हुआ, पर्यावरण का हुआ। बिल पर्यावरण का, वाइल्ड लाइफ का है कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है, हाथी का प्रोटेक्शन है। हाथी तो वहां बैठा था बेचारा। अच्छा, एक दूसरा मैं बताऊं, हाथी दांत के सिवाय हाथी की जो लीद होती है ना, उस लीद के अंदर हाथी जो वहां खाता था, उसके अंदर कॉफी जो है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी वो होती है। हाथी की लीद के अंदर जो कुछ बीज निकलते हैं वो खाता है सीधा, तो उसमें से जो बीज निकलते हैं कलेक्ट होकर के जो बनता है उसके बाद में तो बहुत ही उस कॉफी के मुकाबले इंटरनेशनली वो मिलती बहुत कम है। अब ऐसे ऐसे लोग लूट खसोट मचा के बैठे हैं और हम इसी बात पे उलझे पड़े हैं, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे। धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर 11:22 पे। आपसे अपेक्षा रहेगी जुड़े और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल के ऊपर जो भी 26 तारीख से पढ़े हैं उन बिलों को तो कम से कम पढ़ लें। आगे का बिल मेरे साथ जो आप रहें उपस्थित। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल 11:22 पर मिलेंगे।